अब जो कोलॉइड्स होते हैं बेटा, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अगर उनका अट्रैक्शन की बात की जाए, सॉल्वेंट जिसको हम कोलॉइड्स के केस में, इतना खैर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बात कर देता हूँ। कोलॉइड्स के केस में बेटा सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिस मीडियम में वो घुला रहता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट को, उस केस में कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में डिस्पर्जन मीडियम। ऐसा नाम अलग इसलिए रखा है क्योंकि कोलॉइड्स में के केस में सॉल्यूट ऐसा होता है जिसका साइज जो है वो बड़ा होता है। तो ये जो साइज है पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, ये साइज जो है ये बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं है। बहुत बड़ा होता तो सस्पेंशन कहलाता, और कोलॉइड ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है, तो वो ऐसा सॉल्यूट कोलॉइडल सॉल्यूट को एक नया नाम दे दिया जाता है, डिस्पर्स्ड फेस। अच्छा, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन हो सकता है। कई बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होता है। जब होता है तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं लायोफिलिक। लायो लैटिन वर्ड है सॉल्वेंट के लिए, और फिलिक मतलब होता है प्यार करने वाला। तो जब लायोफिलिक सॉल्वेंट होता है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी कि डीपी डीएम आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं, तो ठीक है, हमेशा साथ ही रहते हैं। लेकिन जब इन जनरल बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है ये कि डीपी ना सॉल्वेंट को यानी कि डीएम को पसंद नहीं करता है। अर्थ है ये कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, नहीं होता है तो पसंद नहीं करता तो भगाता है। ऐसे कोलॉइड को कहते हैं लायोफोबिक, और इन जनरल बेटा कोलॉइड लायोफोबिक ही होते हैं, क्योंकि इन जनरल जब साइज ट्रू सोल्यूशन जितना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो वो सॉल्वेंट से यानी कि डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन नहीं रखता। अच्छा, अट्रैक्शन नहीं रखता तो अट्रैक्शन किससे रखेगा? अपने जैसे से। अपना जैसा कौन होगा? जैसे एक डीपी और दूसरा डीपी। तो अगर डीपी डीपी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और सॉल्वेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो बहुत केस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डीपी डीपी एक दूसरे से चिपक जाए। अब डीपी डीपी अगर एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो वो सस्पेंशन के साइज में आ जाएंगे। सस्पेंशन के साइज बड़ा होता है, बड़ा मतलब भारी। भारी चीज़ ग्रेविटी के कारण सेटल करने लगता है, सेटल करेगा तो कोलाइडल सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन मर ना जाए, खत्म ना हो जाए, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हेलो हेलो, अच्छा, तो ऐसे डीपी यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो एसोसिएट होके ख़त्म ना हो जाए, हम क्या करते हैं, हम ये जो डीपी पार्टिकल होता है, ये डीपी पार्टिकल में एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, एक कोट चढ़ा देते हैं, और वो कोटिंग इस सरफेस में जाके इस चिपक जाती है, यानी कि एडजॉर्ब हो जाती है। और एडजॉर्ब होके फ़ायदा क्या करती है? एडजॉर्ब होके फ़ायदा ये करती है कि वो उसको डिस्पर्जन मीडियम में यानी कि सॉल्वेंट में अब घोलने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने उसको प्रोटेक्ट कर लिया ना। अब ये दूसरे डीपी से नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाएगी, और वो बल्कि सॉल्वेंट के साथ कुछ समय के लिए हंसी खुशी रह लेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग को, जो कि लायोफोबिक कोलॉइड्स को बचा लेता है प्रेसिपिटेट होने से, इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड। क्या कहते हैं? बात समझ रहे हो? बाकी सब लोग हाँ चाहिए मुझे। अब जो प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है, ये प्रोटेक्ट करने की क्षमता का एक मेजरमेंट टूल है, और वो टूल है गोल्ड नंबर, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन करने की क्षमता का संख्या, उनकी प्रोटेक्ट करने की क्षमता को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने का एक मैथमेटिकल पैमाना है गोल्ड नंबर। आइए देखें क्या होता है। कहता है गोल्ड नंबर क्या होता है? कहता है गोल्ड नंबर इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है लायोफोबिक को, उसका मिनिमम कितना अमाउंट डालूं, किस में अमाउंट हम मेंशन करते हैं मिलीग्राम में, विच एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। सॉल इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कोलॉइडल सोल्यूशन। तो हम एक लायोफोबिक कोलॉइड लेते हैं, किसका? सोने का, गोल्ड सॉल का। कितना? 10 ml। इस 10 ml गोल्ड के सॉल को अगर हमें बचाना है, ये लायोफोबिक होता है, अगर हमें इसे बचाना है तो हम इसमें एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालेंगे।
अब प्रोटेक्टिव कोलाइड का कितना मिलीग्राम डाल रहे हो आप? अच्छा, ये जो गोल्ड का 10 ml का गोल्ड का सॉल है, ये कायदे से प्रेसिपिटेट कब करता है? ये प्रेसिपिटेट तब करता है जब उसमें हम एक एक्सटर्नल पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? पेप्टाइजिंग एजेंट का काम होता है कि जो भी लायोफोबिक जो भी कोलॉइडल सोल्यूशन है, उस कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर वो आप पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दो ना, तो उसको प्रेसिपिटेट करा देता है। तो 10 ml के गोल्ड सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम 1 ml का 10% NaCl सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जानकारी है। क्या एक्सपेरिमेंटल जानकारी? कि मैंने एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया, किसका? गोल्ड का, Au का। Au के उसमें कोलाइड्स होंगे। कितना लिया? 10 ml। हाँ बेटा। सर 10% वेट बाय वेट है कि वेट बाय बेटा अगर कभी परसेंटेज में न दिया हो तो मतलब वेट बाय वेट होता है। यस। इसमें मैंने क्या डाला? इसमें मैंने 1 ml डाला। क्या? NaCl का सोल्यूशन। कैसा NaCl सोल्यूशन? 10%। 10% अगर कुछ नहीं दिया मतलब वेट बाय वेट, मतलब ऐसा NaCl सोल्यूशन डालना है आपको जिसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या हो? NaCl, बाकी पानी हो। हेलो, अच्छा, तो अगर आप 10% सोल्यूशन जो 10% कंसंट्रेशन का सोल्यूशन डालोगे NaCl का, कितना? 1 ml, तो ये 10 ml गोल्ड सॉल क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। अब आपको क्या करना है? इसको प्रेसिपिटेट होने से बचाना है। कि इसका इस्तेमाल करके, एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड का इस्तेमाल करके। अब आपने एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड इस्तेमाल किया और उसका जितना मिलीग्राम लगा इसको प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए, ये जो हरा हरा प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाला, इसका कितना, मान लो x मिलीग्राम लगा, तो ये x संख्या इसका गोल्ड नंबर कहलाएगी। x संख्या इसका गोल्ड नंबर कहलाएगी। अब मान लो किसी का गोल्ड नंबर है 10 और किसी का गोल्ड नंबर है 5, तो अगर आपसे कोई पूछे, दो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, एक का गोल्ड नंबर है 10, एक का गोल्ड नंबर है 5, आप बताइए किसकी प्रोटेक्शन करने की क्षमता ज़्यादा है? 5 वाले की। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए में ही वो काम कर दे रहा है जो कोई दूसरा आदमी 10 रुपए में कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है। हेलो, बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। चलो, तो दिस इज अबाउट द गोल्ड नंबर। और कुछ पूछ लो बेटा सरफेस केमिस्ट्री में। सर इसमें सेकंड पेज नंबर में स्टार मार्क टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में लिखा हुआ है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, पहुंच जाने दे, रुक जा। पेज नंबर 2, ये आ गया पेज नंबर 2 में। हाँ सर इसमें सॉलिड सॉल के दो टाइप लिखे हुए हैं, तो अगर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो क्या नहीं समझा मैं। सॉलिड सॉल दो कहाँ लिखे हैं? सर टाइप ऑफ कोलॉइड्स में फर्स्ट रोमन नंबर 1 में सॉलिड सॉल और रोमन नंबर 8 6 7 में सॉलिड सॉल। तो बेटा ये तो एक्चुअली क्या होता है, जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है ना, हेलो, यस सर। जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है तो डीपी सॉलिड हो या गैस हो, उसको उसका नॉमेनक्लेचर ही सेम है, तो इसमें आप क्या करोगे? सर एग्जांपल क्या लिखेंगे क्वेश्चन में एग्जाम में? ऐसा सवाल आएगा ही नहीं बेटा। आपको सवाल आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब आप ये पूछ रहे हो कि अगर सिर्फ सॉलिड सॉल्व पूछ देगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा ना बेटा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ही सेम है दोनों के लिए। आपको ऐसा Yes. कंफ्यूज करेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जब दोनों को कहते ही सॉलिड सॉल्व है तो बताएगा ना वो किस प्रकार के सॉलिड सॉल्व की बात कर रहा है। आपसे पूछेगा थोड़ी। हेलो, यस सर। और बोलो। सर कैटालिसिस एक सेकंड, एक एक करके। हाँ, पहले इसी वाले में पूछ लो बेटा, इसी में कैटालिसिस है। कैटालिसिस सर डाउट नहीं सर, कैटालिसिस वाला पार्ट बोर्ड्स में नहीं है ना? बेटा ये तो आपको सिलेबस देख के समझ में आएगा ना, मैंने सिलेबस थोड़ी रटा हुआ है। नहीं दिया है। एनसीईआरटी में तो है बेटा ये, पर आपका ये जो अपडेटेड इस साल का सिलेबस है उसमें कटा है कि नहीं, वो आपको वो कटे वाले उससे देखना पड़ेगा ना। यस।
तो उससे देख लो, नहीं देख पाओ तो मुझे बताओ, मैं देख के बता दूंगा भाई। कोई बच्चा मदद करे भैया, ये तो देख लोगे ना यार। Yes, sir. हाँ, सीबीएसई की वेबसाइट पढ़ा दोगे चैप्टर वाइज, तो उसको घुमा के देख लेना। और यहाँ अपनी नोट्स जो बनाया उसमें मत लिखो, वो तो आप देख के ही नोट्स लिखे होगे ना, ऐसी बात की थी ना अपन ने। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो जो नहीं है बेटा उसको मत लिखो। और बोलो बेटा, इस वाले फोल्डर में कुछ और कि दूसरा खोलूँ, कैटलिसिस या दूसरे में? सर फोल्डर नंबर 2 में डालोगे? किस में बेटा? सर 2 वाले में। इसको हटा दूँ? हाँ सर। चलो, बाकी लोगों कोई पूछना चाह रहा है? नहीं, इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ सर, इसमें डाउट है मुझे। बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है। तो भैया इमल्शन क्या होता है पहले ये बता दीजिए दीदी। अरे इसके पहले इमल्शन तो पता होगा ना क्या होता है, हाँ सर। बताओ जरा, मतलब पढ़े ही नहीं हो। सर लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व। जब लिक्विड डीपी लिक्विड डीएम में, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होता है, तो ऐसे कोलॉइड को हम इमल्शन कहते हैं। अच्छा, अब इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर मतलब जनरली इंग्लिश कहती है डीपी इन डीएम, ये इंग्लिश लिखने का तरीका है। तो ऑयल इन वाटर मतलब जब डीपी यानी कि सॉल्यूट ऑयल हो, और वाटर इन ऑयल मतलब जब डीपी वाटर हो, है ना। ये दो प्रकार के अपने इमल्शंस होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब इमल्सिफायर क्या होता है? तो इंग्लिश लिखी हुई है कि द मेन फंक्शन ऑफ एन इमल्सिफायर इज टू स्टेबलाइज इमल्शन बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द इमल्शन। मतलब जो दो प्रकार के लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नामक लिक्विड जो कोलॉइडल सोल्यूशन बनाए हुए हैं, जिसमें ऑब्वियसली बात है एक लिक्विड ऐसा होगा जो आपस में सॉल्यूट इसलिए कहला रहा होगा, एक क्योंकि कम है, और दो डीपी क्यों कहला रहा है, क्योंकि उसका डायमेंशन जो है वो कोलाइडल डायमेंशन के रेंज में होगा, ना ट्रू सोल्यूशन जैसा होगा ना सस्पेंशन जैसा होगा। तो ऐसे केसेस में जब एक लिक्विड डीपी के रूप में बिहेव करता है डीएम में, तो बेटा मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है क्योंकि दोनों लिक्विड लिक्विड स्टेट में है ना, तो मिक्स ना हो जाए, मिक्स मतलब कोलाइड ख़त्म हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे डीपी अगर डीएम में मिल गया तो कोलाइडल सोल्यूशन तो मर जाएगा, तो वो मिक्स ना होने पाए, वो मिक्स ना होने पाए इसलिए ऐसे डीपी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे डीपी को प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति प्रोटेक्टिव कोलॉइड न कहला के एक और नाम दे देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम है इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि स्टेबलाइज करता है किसको? डीपी को, ताकि वो डीएम से मिक्स ना होने पाए, है ना। कैसे? दोनों के बीच में टेंशन, यानी कि दोनों के बीच में भाई दोनों लिक्विड हैं, दोनों को अट्रैक्ट होके एक होने की क्षमता होगी। तो अट्रैक्ट होके एक होने की क्षमता मतलब डीएम जो डीपी को अट्रैक्ट कर रहा होगा खुद में घोलने के लिए, उसको अगर आप इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन बोलो, तो उसको इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ना कह के इसने कहा है उनके बीच का टेंशन। क्योंकि टेंशन का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि डीपी डीएम से नहीं मिलना चाह रहा है। क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? क्योंकि हम चाह रहे हैं ना इमल्शन जिंदा रहे, वरना तो मिक्स हो जाएगा। तो इसको इमल्सिफायर कहते हैं। और इमल्सिफायर के बारे में जानकारी बोली जा रही है कि जनरली ये जो होते हैं ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पोलर ग्रुप मौजूद होता है। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन की लंबी चेन, और कोई हेड जो है वो पोलैरिटी होनी चाहिए उसमें। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि अगर ऑयल इन वाटर टाइप का कोलॉइड है तो इमल्सिफायर की तरह बिहेव कर सकता है प्रोटीन, गम और सोप। वाटर एंड ऑयल टाइप का कोलॉइड है तो हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तो उसका COO माइनस पोलर हो जाएगा, और हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब ये जो माइनस के साथ मेटल लो, वो मेटल कोई भारी मेटल होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, मतलब पीरियोडिक टेबल में नीचे आने वाले लोग। और लॉन्ग चेन एल्कोहल, ये जानकारी होगी, कोई दिक्कत? यस।
सोडियम स्टेरेट, मोटी मोटी बात यह है कि सोडियम का सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और इसका कार्बन की चेन लंबी होती है, 17 कार्बन की होती है सोडियम स्टेरेट में। तो ये साबुन है। साबुन हमको दिख भी रहा है फॉर्मूले के हिसाब से कि साबुन जो है एक सॉल्ट है, तो पानी में जाएगा तो RCOO माइनस और Na प्लस, आर मतलब लंबी सी चेन है ना, और COO माइनस और Na प्लस। अब ये RCOO माइनस सफाई कैसे करता है, लिखा है RCOO माइनस आयन हाउ एवर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज 2 हिस्से कहाँ हैं इसके, एक हिस्सा है बेटा ये RCOO माइनस वाला हिस्सा जो कि पोलर है, और एक हिस्सा है ये कार्बन की लंबी चेन जो कि नॉन पोलर है। तो जो पोलर चीज़ होगी वो पानी, क्योंकि पोलैरिटी है तो पानी से अट्रैक्शन महसूस करेगी, मतलब पानी को प्यार करेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो कार्बन की चेन है वो तो ऑर्गेनिक है, वो नॉन पोलर है, तो वो पानी को पसंद नहीं करेगी, तो वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। चलो Yes, पूरा। अच्छा, जनरली साबुन का इस्तेमाल कब किया जाता है, साबुन का इस्तेमाल तब किया जाता है अगर आपके कपड़े में मिट्टी लगी है तो सीधा पानी से धो दो, क्योंकि मिट्टी इज़ अ सॉल्ट, सॉल्ट पानी में सीधा घुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पानी में कोई तेल ऐसा मक्खन घी का दाग लग गया है, वो पानी से नहीं धुलेगा, उसके लिए आपको डिटर्जेंट साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे अगर साबुन की बात कर रहा हूँ तो जनरली साबुन आदमी मुंह में लगाता है, तो मुंह ही सोच लो, अगर मुंह में भाई कोई मिट्टी लगा लो, तो मिट्टी लगाओ तो पानी से हट जाएगी मिट्टी। लेकिन अगर मुंह में ऑयल आ गया हो, जैसे आप लोग दिन भर काम करके घर जाओ तो होता है ना, हाँ मुंह थोड़ा सा तेली तेली हो जाता है, अगर पानी से मुंह धो तो पूरी चिकनाहट रहती है, साबुन लगा के धो तो चिकनाहट हट जाती है। तो व्हाट इज़ चिकनाहट, चिकनाहट इज़ ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक मतलब सर, ऑर्गेनिक मतलब बेटा एक ऐसी चीज़ जो कार्बन कंटेनिंग है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो कार्बन कंटेनिंग जो ऑयल होगा उसको कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, केवल कार्बन। अच्छा, तो सोप आदमी ज़्यादा डाल देता है, जैसे मुंह में साबुन ज़्यादा तेल हो तो ज़्यादा साबुन हाथ में लेना पड़ता है। अच्छा, फिर क्या करता है आदमी, घिसता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ज़्यादा साबुन लेके, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ साबुन लेके, वो जो कार्बन की चेन है, क्योंकि सर है तो नॉन पोलर, तो अट्रैक्शन तो वीक ही होगा, तो ऐसे मल्टीपल कार्बन की चेन उस ऑयल के साथ ही, जो बीच में काला गोला दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कोई ऑयल या ग्रीस यानी कि ऑर्गेनिक चीज़। वो ऑर्गेनिक चीज़ किससे अट्रैक्ट होगी, सोप के ऑर्गेनिक पार्ट से। देखो लॉन्ग चेन जो थी ना, वो लॉन्ग चेन कैसे डैश डैश करके मैं दिखा रहा हूँ। और जो RCOO माइनस है वो पानी से अट्रैक्टेड होगा। तो अगर मैं आपको कपड़ा धोने का मैकेनिज्म बताऊँ तो इसका इस्तेमाल आप इसमें भी सोच सकते हो कि डिटर्जेंट भी लगभग सेम प्रक्रिया करता है, कि मान लो आपका एक कपड़ा है, उस कपड़े में ये ऑयल का ये तेल का पार्टिकल है, ये तेल के पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, पहले डिटर्जेंट डाल के बोलते हैं ना कपड़ा फुला रहे हैं, होता है ना, जब बहुत गंदा कपड़ा होता है तो बाल्टी में कपड़ा डाल के उसको आधे घंटे के लिए कहते हैं फुला रहे हैं। तो वो आधे घंटे होता क्या है, आधे घंटे में होता ये है कि वो जो ये ऑयल वाला हिस्सा होता है, इसको लॉन्ग चेन जो होती है वो ऐसे ऐसे करके, डिटर्जेंट सोप में लॉन्ग चेन होती है, ऐसे ऐसे करके इसको अट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा, फिर आदमी क्या करता है, फिर आदमी आधे घंटे बाद इसको दूसरे पानी से खंगालता है। दूसरे पानी से खंगालोगे तो होगा क्या, ये अब इसका मुंह क्या था, COO माइनस। अब जब साफ पानी से इसको खंगाले तो पानी के साथ कौन अट्रैक्ट होने लगेगा, पानी के साथ ये वाला हिस्सा अट्रैक्ट होने लगेगा। कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो पानी के साथ ये खिंच जाएगा, खिंच जाएगा तो वही दिखा रहा है, कह रहा है ये पानी के साथ खिंच जाएगा, और खींचेगा तो ये इस चीज़ को भी अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि ये डंडियाँ तो उसी से बंधी हुई हैं। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे कपड़ा मैंने दिखाया है, इस कपड़े से ये जो ऑयल का पार्ट था ये अलग हो जाएगा, और ये झाग के रूप में निकल आएगा, और बाल्टी से खंगाल दो, जो झाग झाग वाला पानी उसको फेंक दो, कपड़ा साफ हो गया। दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज, ये जो पानी के साथ ये एसोसिएशन बना ना, ये वाला इसको हम कहते हैं मिसल। Yes. तो दिस इज क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। हेलो, Yes. और बोलो, और नहीं है डाउट सर। ख़त्म हो गया। हाँ सर। बाकी लोगों